हजारों सालों से मानव सभ्यता में धरती के अंदर बसे हुए रहस्यमय जीवों और सभ्यताओं की कहानियां सुनने को मिलती रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम है नागलोक या नागा सिविलाइजेशन। भारत के प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और वेदों में नागों का वर्णन सिर्फ सांप के रूप में नहीं बल्कि एक अत्यंत उन्नत, बुद्धिमान और तकनीकी रूप से विकसित जाति के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि ये नागलोक पृथ्वी की सतह के गहराई में मौजूद एक विशाल अधोलोक में बसते थे, जहां उनका अपना समाज, शासन, संस्कृति और वैज्ञानिक ढांचा था। यह अवधारणा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। प्राचीन मिस्र, माया और सुमेर सभ्यताओं में भी सर्पाकृति वाले देवताओं और धरती के अंदर रहने वाले जीवों का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार नागों के प्रमुख राजा शेषनाग, वासुकी और तक्षक थे, जो सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि संभवतः किसी वास्तविक प्रजाति के प्रतिनिधि थे। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो धरती के अंदर जीवन का अस्तित्व असंभव नहीं है। कई वैज्ञानिक शोध यह दिखा चुके हैं कि पृथ्वी की परतों के नीचे ऐसे माइक्रोब्स और जीवाणु पाए जाते हैं जो अत्यधिक गर्मी और दबाव में भी जीवित रहते हैं। इसका मतलब है कि यदि सूक्ष्म स्तर पर जीवन मौजूद है, तो यह मानना पूरी तरह असंभव नहीं कि किसी समय विशाल गुहाओं और भूमिगत नेटवर्क में विकसित सभ्यताएं भी बसी हों। भारत के नागलोक का उल्लेख सबसे पहले महाभारत और मनुस्मृति में मिलता है, जहां नाग जाति का उल्लेख पृथ्वी और पाताल के बीच रहने वाली शक्ति के रूप में किया गया है। कई विद्वान मानते हैं कि ये नाग वास्तव में वे लोग थे जिन्होंने भूमिगत रहकर प्राकृतिक आपदाओं या युद्धों से खुद को बचाया, और धीरे धीरे उनका अस्तित्व रहस्य बन गया। यही कारण है कि आज भी हिमालय, बद्रीनाथ, कैलाश पर्वत और पाताल भुवनेश्वर जैसी जगहों पर नागलोक के द्वार होने की कथाएं सुनाई देती हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि ये कथाएं प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ऐतिहासिक संकेत हैं, धरती के नीचे एक ऐसी सभ्यता की ओर जिसने मनुष्यों से पहले तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस रहस्यमयी शुरुआत के साथ सवाल उठता है, क्या नाग सभ्यता वास्तव में धरती के अंदर अस्तित्व में थी, या यह सिर्फ हमारे धार्मिक ग्रंथों की रूपक कथा है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान दोनों के संगम की ओर देखना होगा, जहां शायद नागलोक का वास्तविक रहस्य छिपा है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नागों का उल्लेख इतने विस्तार से किया गया है कि यह मानना कठिन हो जाता है कि वे केवल कल्पना या प्रतीक मात्र थे। वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण और बौद्ध ग्रंथों में नागों को एक ऐसी प्रजाति के रूप में बताया गया है जो अर्धमानव और अर्धसर्प स्वरूप धारण करती थी, और जिनके पास अद्भुत शक्ति, ज्ञान और दीर्घायु का वरदान था। महाभारत के अनुसार नागराज तक्षक ने हस्तिनापुर के राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण बना, जबकि वासुकी को समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत के चारों ओर लिपटे हुए बताया गया है। यह संकेत देता है कि नाग न केवल भौतिक अस्तित्व रखते थे बल्कि उन्हें देवताओं और असुरों दोनों के बीच सेतु के रूप में देखा गया। वहीं पद्म पुराण में नागों का वर्णन पाताल लोक में रहने वाली एक ऐसी जाति के रूप में किया गया है, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, परंतु वहां अपना प्रकाश और ऊर्जा स्रोत मौजूद है। इतना ही नहीं, बौद्ध ग्रंथों में भी बुद्ध और नाग जाति के संबंधों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि एक कथा में कहा गया है कि बुद्ध जब ध्यान में लीन थे, तब महान नागराज मुचालिंद ने अपने फनों से उन्हें वर्षा से बचाया। इस प्रकार नागों की उपस्थिति विभिन्न धर्मों में समान रूप से दर्शाई गई है, जो इस बात का संकेत है कि यह अवधारणा किसी एक संस्कृति की नहीं बल्कि सामूहिक अनुभव या ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो सकती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागों का उल्लेख संभवतः किसी उन्नत मानव समूह के लिए किया गया होगा, जो विशेष प्रकार के वस्त्र या तकनीक का उपयोग करते थे जिससे वे सर्पसदृश दिखते थे।
आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह भी संभव है कि नागलोक के संदर्भ में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है, जैसे पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड, नागलोक गुफा तिब्बत या नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, वास्तव में वे भूमिगत सुरंगें और गुफाएं रही हों जो प्राचीन काल में किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थीं। पुरातत्वविदों को कई ऐसे स्थानों पर रहस्यमयी सुरंगें मिली हैं जिनकी गहराई और संरचना आधुनिक युग में भी चुनौतीपूर्ण है। इसी कारण कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि नाग सभ्यता का आधार केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक वास्तविकता भी हो सकता है। नागों को ऊर्जा, तत्वों और प्रकृति के रक्षक के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि वे पृथ्वी की गहराइयों से जुड़े रहस्यमय ज्ञान के स्वामी थे। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन ग्रंथों में नागों का वर्णन केवल भय या पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि संभवतः एक ऐसी सभ्यता का दार्शनिक और वैज्ञानिक चित्रण है जो मानव सभ्यता के समानांतर विकसित हुई थी और जिसने पृथ्वी के नीचे अपना अस्तित्व स्थापित किया था। पृथ्वी के अंदर एक पूरे संसार का अस्तित्व सुनने में कल्पना लग सकता है, लेकिन भूगर्भ विज्ञान, पुरातत्व और भौतिकी के कई शोध यह संकेत देते हैं कि हमारी धरती के अंदर विशाल गुहाओं, टनलों और खोखले क्षेत्रों का एक जटिल नेटवर्क मौजूद है। यह सिद्धांत हॉलो अर्थ थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे कई वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने समय समय पर गंभीरता से अध्ययन किया है। यदि हम प्राचीन भारतीय अवधारणा अधोलोक या पाताल लोक की तुलना आधुनिक वैज्ञानिक समझ से करें तो यह एक रोचक समानता पेश करता है। वेदों और पुराणों में पाताल को धरती की गहराइयों में स्थित एक ऐसा लोक बताया गया है जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, पर वहां अपने प्रकार की ऊर्जा, रोशनी और जीवन मौजूद है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी के मेंटल और क्रस्ट के बीच कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां तापमान और दबाव के संतुलन के कारण सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व पाया गया है, जैसे कि डीप सबसरफेस माइक्रोब्स जो कई किलोमीटर नीचे जीवित रहते हैं। यदि इतने प्रतिकूल वातावरण में जीवन संभव है, तो क्या यह मानना गलत होगा कि लाखों वर्ष पहले जब पृथ्वी का वातावरण सतह पर अस्थिर था, तब कुछ प्रजातियां भूमिगत होकर जीवित रहीं और उन्होंने वहीं अपनी सभ्यता विकसित की। विश्वभर में कई रहस्यमयी स्थान ऐसे हैं जिनकी भूगर्भीय संरचना इस संभावना को और मजबूत करती है। उदाहरण के लिए तुर्की के देरिंकुयु अंडरग्राउंड सिटी को लें। यह 18 मंजिल गहरी भूमिगत नगरी थी जिसमें हजारों लोग रह सकते थे, जिनके पास वेंटिलेशन सिस्टम, जल स्रोत और सुरंगों के माध्यम से जुड़ी अन्य बस्तियां थीं। इसी तरह मेक्सिको की नायका क्रिस्टल केव और भारत के पाताल भुवनेश्वर मंदिर की गुफाएं एक ऐसे अद्भुत नेटवर्क की झलक देती हैं जो धरती के अंदर हजारों सालों से मौजूद हैं। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ स्थानों पर अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र और रेडिएशन हैं जो ऊर्जा के असामान्य पैटर्न उत्पन्न करते हैं। संभवतः यही कारण है कि प्राचीन लोगों ने इन्हें देवताओं के लोक या नागलोक कहा। कुछ पुरातात्विक खोजों में ऐसे जीवाश्म भी मिले हैं जो सामान्य मानव कंकालों से आकार और संरचना में भिन्न हैं, जैसे कि भारत, मिस्र और दक्षिण अमेरिका की गुफाओं में पाए गए लंबी खोपड़ी वाले जीवाश्म। इन खोजों ने यह प्रश्न और गहरा कर दिया है कि क्या ये किसी भूमिगत सभ्यता के अवशेष हैं या हमारे पूर्वजों से पहले पृथ्वी पर विकसित किसी अन्य जाति के प्रमाण। धरती के अंदर का यह संसार यदि वास्तव में कभी बसा था तो उसका पर्यावरण, ऊर्जा स्रोत और संरचना कैसी रही होगी, यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों दोनों के लिए एक रहस्य है। पर इतना निश्चित है कि अधोलोक या पाताल लोक का विचार केवल पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि शायद एक ऐसी ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक सच्चाई है जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। धरती के अंदर किसी गुप्त सभ्यता के अस्तित्व को लेकर सबसे अधिक रोचक और चौंकाने वाले प्रमाण तिब्बत, भारत और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं।
इन तीनों क्षेत्रों में नागलोक या सर्प देवताओं का उल्लेख केवल धार्मिक कथा के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक अस्तित्व वाले प्राणियों के रूप में किया गया है। तिब्बत के बौद्ध लामा ग्रंथों में शंभाला नामक एक भूमिगत राज्य का वर्णन है, जहां अत्यधिक उन्नत प्राणी रहते हैं जो मानवता की प्रगति पर निगरानी रखते हैं और केवल उन्हीं को प्रकट होते हैं जो आत्मिक रूप से तैयार होते हैं। यही शंभाला कई विद्वानों के अनुसार भारतीय नागलोक की अवधारणा से गहराई से जुड़ी है। तिब्बत के कैलाश पर्वत के नीचे और लद्दाख क्षेत्र में ऐसी गुफाएं और सुरंगें पाई गई हैं जिनकी गहराई और संरचना आधुनिक तकनीक से भी समझ पाना कठिन है। वहां के स्थानीय लोग मानते हैं कि ये गुफाएं धरती के नीचे के किसी देवलोक की ओर जाती हैं, जहां नाग या देवप्राणी रहते हैं। इसी तरह भारत में उत्तराखंड के पाताल भुवनेश्वर मंदिर में एक गुफा का वर्णन है जो धरती के गहराई तक जाती है और जिसके अंदर शेषनाग की आकृति जैसी चट्टानें हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह स्थान नागलोक का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा बद्रीनाथ, मणिकर्णिका घाट और त्रयंबकेश्वर जैसे पवित्र स्थलों पर नागों से जुड़ी गाथाएं सदियों से प्रचलित हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये क्षेत्र प्राचीन काल में किसी भूमिगत सभ्यता के संपर्क में रहे होंगे। वहीं मिस्र की सभ्यता में भी नाग देवताओं का उल्लेख मिलता है, विशेषकर वाजेट नामक देवी, जिसे सर्प के रूप में चित्रित किया गया और जो फ़राओं की रक्षा करती थी। मिस्र के कई पिरामिडों में भूमिगत सुरंगें और रहस्यमय मार्ग मिले हैं जो आज भी पूरी तरह से खोजे नहीं जा सके हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सुरंगें केवल समाधियों का हिस्सा नहीं बल्कि किसी गुप्त मार्ग का संकेत हैं जो पृथ्वी की गहराई में स्थित किसी अन्य क्षेत्र या लोक तक जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत और मिस्र दोनों की सभ्यताओं में सर्प को ज्ञान, ऊर्जा और अमरता का प्रतीक माना गया है। यह समानता केवल धार्मिक विचार नहीं बल्कि संभवतः किसी वास्तविक सांस्कृतिक या भौतिक संपर्क का परिणाम हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के माया और इनका सभ्यताओं में भी सर्प देवता कुकुलकान और क्वेत्ज़ालकोअट्ल का वर्णन मिलता है, जो धरती से ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर विचरण करने वाले प्राणी बताए गए हैं। जब हम इन विभिन्न सभ्यताओं के सर्प संबंधी प्रतीकों, मंदिरों और गुफाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि नागलोक या भूमिगत सभ्यता की अवधारणा किसी एक क्षेत्र की नहीं बल्कि मानव इतिहास के सामूहिक अनुभव का हिस्सा है। शायद इन संस्कृतियों ने वास्तव में किसी ऐसी प्रजाति से संपर्क किया था जो धरती के भीतर रहती थी और जिसने अपनी उपस्थिति को समय के साथ रहस्य में बदल दिया। आधुनिक विज्ञान और भूगर्भीय अनुसंधान ने हाल के वर्षों में ऐसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं और ऊर्जा के असामान्य स्रोतों का अस्तित्व न केवल संभव है बल्कि वास्तविक भी है। वैज्ञानिकों ने सबटेरेनियन बायोस्फीयर नामक एक नई शाखा के तहत पृथ्वी की गहराइयों में पाए जाने वाले जीवन के रूपों का अध्ययन किया है, जिसमें पाया गया कि 5 से 12 किलोमीटर तक नीचे कार्बनाधारित जीवन मौजूद है। यह खोज अत्यंत चौंकाने वाली थी क्योंकि इस स्तर पर दबाव और तापमान इतने अधिक होते हैं कि सामान्य जीवन असंभव माना जाता था। फिर भी यहाँ जीवाणु, फंगी और कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए गए जो बिना सूर्य की रोशनी, केवल पृथ्वी की गर्मी और खनिजों की ऊर्जा पर जीवित रहते हैं। इस खोज ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि इतना गहराई में जीवन संभव है तो क्या कभी किसी समय वहां किसी विकसित सभ्यता का आधार नहीं रहा होगा। इसके अलावा रूस, अमेरिका और भारत के कुछ हिस्सों में भूमिगत ध्वनियों और कंपन, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड किया गया है जिनका स्रोत स्पष्ट नहीं है। इन्हें कभी कभी अर्थ्स हम्प या अंडरग्राउंड रेजोनेंस कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भूगर्भीय हलचलों या मैग्मा मूवमेंट के कारण हो सकता है,
परंतु कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि यह संभवतः किसी भूमिगत नेटवर्क या विशाल गुहाओं से आने वाली ध्वनियां हैं। दक्षिण अमेरिका में किए गए भूकंपीय स्कैन में भी कुछ ऐसे क्षेत्र मिले हैं जिनमें विशाल गुहा जैसे संरचनाएं हैं जो किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि किसी सुनियोजित व्यवस्था से बनी प्रतीत होती हैं। यही नहीं, नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी प्रस्तावित किया है कि पृथ्वी के भीतर कुछ थर्मल पॉकेट्स और एनर्जी कॉरिडोर्स ऐसे हैं जहां जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां हो सकती हैं। भारत के भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने भी कई स्थानों पर ऐसी गुफाएं खोजी हैं जहां अत्यधिक ऑक्सीजन स्तर और प्राकृतिक चुंबकीय ऊर्जा मौजूद है जो संभवतः किसी समय ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग की जाती रही हों। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों में नागलोक को ऊर्जा और प्रकाश से भरा स्थान बताया गया है जो इन वैज्ञानिक निष्कर्षों से मेल खाता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि धरती के अंदर की परतों में रहने वाले कुछ जीव एक्सट्रीमोफाइल्स से विकसित होकर किसी समय जटिल संरचनाओं में परिवर्तित हो गए होंगे, अर्थात प्रारंभिक जीवन ने भूमिगत रूप से उन्नति की और सतह पर मानव सभ्यता के समानांतर विकसित हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान के इन प्रमाणों और प्राचीन शास्त्रों के वर्णनों को मिलाकर देखें तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाग सभ्यता या भूमिगत जीवन केवल पौराणिक कल्पना नहीं बल्कि संभवतः धरती के गहराई में छिपा एक भूवैज्ञानिक और जैविक रहस्य है जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे उजागर कर रहा है। नाग सभ्यता और बाह्य अंतरिक्ष से आए जीवों एलियंस के बीच संबंध का विषय आज भी वैज्ञानिकों और रहस्य शोधकों के लिए अत्यंत रोचक बना हुआ है क्योंकि दोनों के विवरणों में आश्चर्यजनक समानताएं देखने को मिलती हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, सुमेरियन शिलालेखों और मिस्र के पिरामिडों के चित्रों में सर्पाकार सिर, लंबी खोपड़ी और चमकदार आंखों वाले प्राणियों का उल्लेख है जिन्हें ज्ञान, ऊर्जा और अमरता का प्रतीक माना गया है। ये विवरण आधुनिक रेप्टिलियन या सरपेंटॉइड एलियंस के विवरण से काफी मेल खाते हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे किसी अन्य ग्रह या आयाम से आए और पृथ्वी के अंदर निवास करने लगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी के निर्माण के समय जब उसका तापमान अत्यधिक था तो संभव है कि किसी बाहरी सभ्यता ने पृथ्वी की सतह पर नहीं बल्कि अंदर की ओर अपनी बस्ती बसाई हो जहां तापमान और विकिरण अपेक्षाकृत स्थिर था। कई प्राचीन संस्कृतियों ने सर्प देवताओं को आकाश से उतरते हुए दर्शाया है, जैसे माया सभ्यता के क्वेत्ज़ालकोअट्ल या भारत के वासुकी, जो आकाश और पृथ्वी दोनों लोकों में विचरण करने वाले बताए गए हैं। यदि हम इन संदर्भों को आधुनिक विज्ञान से जोड़े तो यह विचार मजबूत होता है कि नाग सभ्यता और बाह्य अंतरिक्ष से आई किसी प्रजाति के बीच गहरा संबंध रहा होगा। रूस, मेक्सिको और मिस्र में किए गए कुछ पुरातात्विक उत्खननों में ऐसी मूर्तियां और दीवार चित्र मिले हैं जिनमें सर्पमुखी मानव आकृतियां उड़नपात्रों या ऊर्जा किरणों के साथ दर्शाई गई हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रतीकात्मक कला हो सकती है, परंतु रहस्य शोधक मानते हैं कि यह वास्तविक संपर्क के प्रमाण हैं। इसके अलावा भारत के तिब्बती और लद्दाखी क्षेत्र में पाए जाने वाले रहस्यमयी गुफा मार्ग और प्राचीन सुरंगें भी इस विचार को बल देते हैं कि किसी समय धरती के अंदर ऐसे प्राणी रहते थे जिनके पास उन्नत तकनीक थी और जिन्होंने ऊर्जा के अद्भुत स्रोतों पर नियंत्रण पा लिया था। आधुनिक यूएफओ रिपोर्ट्स में भी कुछ मामलों में भूमिगत रोशनी, धरती के भीतर से निकलने वाले अजीब ध्वनियों और प्रकाश गोले की घटनाएं दर्ज की गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने यह माना है कि यदि पृथ्वी के अंदर किसी स्थान पर स्थायी ऊर्जा का स्रोत और स्थिर तापमान है तो वहां किसी उन्नत जीवन का अस्तित्व संभव है। यह भी उल्लेखनीय है कि कई धार्मिक ग्रंथों में नागों को पताला के निवासी कहा गया है, जो मानवों के सामने तभी आते थे जब किसी बड़ी प्राकृतिक या ब्रह्मांडीय घटना का संकेत होता था। इस विचार से यह भी संकेत मिलता है कि नाग सभ्यता
पृथ्वी और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच एक सेतु थी, शायद किसी ऐसे उद्देश्य से जो आज भी मानवता से छिपा हुआ है। नागों की ऊर्जा, उनका ज्ञान और उनका रहस्यमय जीवन शैली आज भी वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह सभ्यता वास्तव में पृथ्वी के भीतर किसी उच्च आयाम में अस्तित्व रखती है, या यह केवल उस प्राचीन युग की गूढ़ सच्चाई है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। नाग सभ्यता के अध्ययन में सबसे रहस्यमय पहलू तब उभरता है जब हम मानव डीएनए, प्राचीन मिथकों और आधुनिक जेनेटिक अनुसंधान को एक साथ जोड़कर देखते हैं। कई संस्कृतियों में यह मान्यता रही है कि नाग जाति ने किसी समय मानव सभ्यता के साथ संपर्क किया था और इस संपर्क के परिणामस्वरूप कुछ विशेष मानव वंशों में उनके जीन या ऊर्जा के अंश समाहित हुए। भारत के नाग वंश, जिनका उल्लेख महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है, केवल राजवंश नहीं बल्कि एक प्रतीक भी माने जाते हैं जो यह दर्शाते हैं कि उस समय कुछ मनुष्य असाधारण शक्ति और बुद्धि के धनी थे। आधुनिक जेनेटिक विज्ञान के अनुसार मानव डीएनए में आज भी ऐसे जंक डीएनए खंड मौजूद हैं जिनका कार्य अब तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह निष्क्रिय डीएनए शायद किसी प्राचीन या बाह्य स्रोत से आया हुआ कोड है। इसी संदर्भ में कुछ रहस्य शोधकों ने यह दावा किया है कि यह कोड संभवतः किसी उन्नत सभ्यता जैसे नागलोक से संबंधित हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में नागों को ज्ञान के रक्षक और ऊर्जा के स्वामी कहा गया है, और यह बात आधुनिक कुंडलिनी ऊर्जा सिद्धांत से गहराई से मेल खाती है। कुंडलिनी योग में जिस ऊर्जा को सर्पाकार शक्ति कहा गया है, वह मूलाधार चक्र में निवास करती है और जागृत होने पर रीढ़ की हड्डी के ऊपर चढ़ती है। यह संयोग मात्र नहीं हो सकता कि नाग प्रतीक और रीढ़ की सर्पाकार ऊर्जा दोनों को ज्ञान और आत्मबोध से जोड़ा गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि नागों ने मनुष्यों को ऊर्जा के संतुलन, ध्यान और चेतना की उन विधियों का ज्ञान दिया जो आज योग और तंत्र के रूप में प्रचलित हैं। इसके अलावा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया की कई जनजातियों में भी सर्प देवताओं की पूजा की परंपरा रही है, जहां यह विश्वास है कि मानव आत्मा की उत्पत्ति धरती के नीचे से हुई थी। यह विचार एक प्रकार से नाग सभ्यता और मानव विकास के बीच संबंध को दर्शाता है। डीएनए विश्लेषण की दृष्टि से भी विश्वभर की प्राचीन जनसंख्याओं में कुछ दुर्लभ जेनेटिक मार्कर पाए गए हैं जो आधुनिक मानवों में अत्यंत दुर्लभ हैं, परंतु ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नागलोक या भूमिगत सभ्यताओं की कथाएं प्रचलित हैं, जैसे हिमालय, तिब्बत और दक्षिण अमेरिका। यह समानता संयोग नहीं हो सकती। यदि हम इन सभी पहलुओं को मिलाकर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि नाग सभ्यता ने केवल भूमिगत रहकर नहीं बल्कि किसी रूप में मानव विकास की दिशा को भी प्रभावित किया। शायद यही कारण है कि नागों को देवता और रक्षक दोनों माना गया और उनकी स्मृति मानव डीएनए, प्रतीकों और चेतना में आज भी विद्यमान है। यह संभावना कि हमारी जैविक रचना में किसी अन्य उन्नत सभ्यता की छाया मौजूद है, विज्ञान और आध्यात्म दोनों के लिए एक नया द्वार खोलती है, एक ऐसा द्वार जो शायद नागलोक के असली रहस्य तक पहुंचने की कुंजी बन सकता है। जब हम नाग सभ्यता के वैज्ञानिक और पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो यह रहस्य और गहराता चला जाता है कि क्या वास्तव में धरती के भीतर कोई उन्नत प्राचीन सभ्यता अब भी मौजूद है। दुनिया भर में ऐसे कई पुरातात्विक स्थल हैं जो इस दिशा में संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए तुर्की में मिला देरिंकुयु अंडरग्राउंड सिटी, यह एक विशाल भूमिगत नगर है जो लगभग 60 मीटर गहराई तक फैला हुआ है और इसमें हजारों लोगों के रहने, भोजन भंडारण, सुरक्षा और हवा की आपूर्ति की पूरी व्यवस्था थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसे 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, लेकिन इसकी वास्तविक उत्पत्ति और तकनीकी क्षमता आज भी रहस्य बनी हुई है।
इसी प्रकार भारत में भी पातालकोट वैली, मध्य प्रदेश, गोपीचंद केव, असम और नागलोक केव्स, मणिपुर जैसी जगहों पर पाए गए पुरातात्विक अवशेष यह संकेत देते हैं कि इन गुफाओं का उपयोग सामान्य मनुष्यों ने नहीं किया था, बल्कि ये किसी उच्च विकसित समुदाय द्वारा बनाई गई थीं। नागलोक का वर्णन भी इसी प्रकार के भूमिगत नगरों की ओर इशारा करता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, परंतु वहां अपनी ऊर्जा व्यवस्था और जीवन प्रणाली मौजूद है। कई पुरातत्वविदों ने यह भी पाया है कि इन गुफाओं में दीवारों पर बने शिलालेखों में सर्पाकार प्रतीक जैसे पैटर्न और कुछ ऐसे ग्लिफ्स हैं जो आज की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाते। यह बात यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये प्रतीक किसी प्राचीन उन्नत भाषा या कोड का हिस्सा थे। आधुनिक समय में भी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह के नीचे कई रहस्यमयी गुफा नेटवर्क खोजे हैं, जैसे कि अमेरिका में मैमथ केव सिस्टम और चीन में एरवैन डोंग केव, जिनके अंदर की भौगोलिक संरचना इतनी व्यवस्थित है कि लगता है जैसे किसी बुद्धिमान सभ्यता ने इन्हें डिजाइन किया हो। कुछ पुरातत्वविदों का यह भी मानना है कि यह संभवतः नाग सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए गहराई में अपने नगर बसाए। इसके अलावा भारत के कई मंदिरों में भूमिगत सुरंगों का उल्लेख मिलता है, जो मुख्य गर्भगृह से किसी अज्ञात दिशा में जाती हैं, जैसे काशी विश्वनाथ, पद्मनाभस्वामी और चिदंबरम मंदिर। इन सुरंगों को कभी खोला नहीं गया और कहा जाता है कि वे नागलोक या अन्य आयामों की ओर जाती हैं। कई विद्वान यह भी मानते हैं कि इन सुरंगों का संबंध ऊर्जा चैनल्स यानी पृथ्वी की लेलाइंस से हो सकता है, जो पृथ्वी की ऊर्जा प्रवाह प्रणाली के समानांतर चलती हैं। प्राचीन काल में जो सभ्यताएं इन ऊर्जा बिंदुओं पर बसती थीं, वे संभवतः इस भूऊर्जा का उपयोग अपने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए करती थीं। इसीलिए नाग सभ्यता को एनर्जी मैनिपुलेशन के लिए प्रसिद्ध माना गया, अर्थात वे पृथ्वी और मानव शरीर दोनों की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे। जब हम यह सब देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि नागलोक केवल एक धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि एक संभावित वैज्ञानिक रहस्य है। शायद उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की थी जिससे वे पृथ्वी की सतह के नीचे रहने के बावजूद ऊर्जा, जल और ऑक्सीजन का प्रबंध कर सकें। आज की तकनीक से हम धीरे धीरे उस स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हजारों वर्ष पहले इसे प्राप्त कर लेना इस बात का प्रमाण है कि नाग सभ्यता हमारे इतिहास से कहीं अधिक उन्नत थी। यह सब मिलकर हमें यह सोचने पर विवश करता है कि शायद धरती के नीचे अब भी कोई छिपा हुआ संसार हमारी जानकारी से परे मौजूद है। एक ऐसा लोक जहां नाग सभ्यता आज भी अपने रहस्यों की रक्षा कर रही है और केवल वही जानती है कि मानव सभ्यता की असली शुरुआत कहां से हुई थी। भारत सहित विश्व के अनेक प्राचीन ग्रंथों में नागों को केवल पौराणिक जीव के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली और बुद्धिमान जाति के रूप में वर्णित किया गया है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल के अनेक श्लोकों में नाग शब्द का अर्थ सांप नहीं बल्कि ज्ञानी प्राणी या भूमिगत निवासी बताया गया है। संस्कृत में नाग का अर्थ होता है जो धरा, भूमि के नीचे निवास करता है या जो गूढ़ ज्ञान का धारक है। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन मिलता है कि अर्जुन ने नागलोक की यात्रा की थी, जहां उसने नागराज वासुकी से मुलाकात की और वहां की सभ्यता को देखा। कहा गया है कि नागलोक में चमकदार दीवारें, प्रकाशमान रास्ते और जल की धारा जैसी ऊर्जा बहती थी, जो किसी आधुनिक शहर की ऊर्जा प्रणाली जैसी प्रतीत होती है। पाताल लोक के वर्णनों में यह भी उल्लेख है कि वहां अनंत नामक ऊर्जा स्रोत है जो पूरे लोक को प्रकाश देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह किसी प्रकार का प्लाज्मा एनर्जी सोर्स या जियोथर्मल ऊर्जा नेटवर्क हो सकता है जो पृथ्वी की अंदरूनी परतों से जुड़ा हो। चीन के लुशान क्षेत्र में भी ऐसी ही कथाएं प्रचलित हैं, जहां कहा जाता है कि सर्प जाति के लोग धरती के भीतर रहते हैं और वे कभी कभी सतह पर आकर मानवों को ज्ञान देते हैं। यह समानता भारत, तिब्बत,
चीन और मध्य एशिया के प्राचीन ग्रंथों में मिलती है, जो यह संकेत देती है कि नाग सभ्यता का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था बल्कि एक वैश्विक भूगर्भीय नेटवर्क के रूप में फैला हुआ था। नागलोक के संदर्भ में एक और रोचक बात यह है कि कई प्राचीन मंदिरों और शिलालेखों में सर्पों के साथ उड़नयान विमान जैसे चित्र अंकित हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि नाग जाति केवल भूमिगत नहीं थी, बल्कि उनके पास सतह और आकाश के बीच यात्रा करने की तकनीक भी थी। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम इस संभावना को देखें तो यह किसी सबटेरेनियन टू सरफेस ट्रांजिट सिस्टम जैसा लगता है, यानी ऊर्जा आधारित मार्ग जो पृथ्वी की गहराई से सतह तक जाता हो। आधुनिक समय में जब हम हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन या भूमिगत परिवहन की बात करते हैं तो यह विचार असंभव नहीं लगता कि प्राचीन काल में किसी उन्नत सभ्यता ने भी ऐसा कुछ निर्मित किया हो। नागलोक के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे केवल तकनीकी रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यधिक उन्नत थे। वे ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति के रूप में जानते थे, जो मानव शरीर के अंदर स्थित 7 चक्रों से होकर गुजरती है। यह ज्ञान आज योग और तंत्र परंपरा में नाग साधुओं द्वारा संरक्षित है। इसका अर्थ यह हुआ कि नाग केवल भूमिगत जीवन नहीं बल्कि चेतना के गहरे स्तरों का प्रतीक भी हैं। यह संभव है कि नाग सभ्यता ने आत्मिक ऊर्जा और विज्ञान का ऐसा संयोजन प्राप्त किया था जो आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे था। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि नाग सभ्यता न केवल एक खोई हुई जाति है बल्कि मानव चेतना के विकास में उनका योगदान अत्यंत गहरा और रहस्यमय रहा है। जब हम नाग सभ्यता के अंतिम रहस्यों की ओर बढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन ग्रंथों, पुरातात्विक खोजों और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों का संगम हमें कई ऐसे संकेत देता है जो यह प्रमाणित करते हैं कि नाग लोक केवल कल्पना नहीं बल्कि संभवतः वास्तविकता में अस्तित्व रखते थे। महाभारत, रामायण, पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में नागों को केवल शक्तिशाली प्राणी नहीं बल्कि उन्नत ज्ञान और तकनीक के स्वामी के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके पास जीवन, ऊर्जा और चेतना को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी के अंदर कई स्तरों पर स्थिर तापमान, ऊर्जा स्रोत और विशाल गुहाओं का अस्तित्व पाया गया है, जो जीवन और सभ्यता के लिए उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए तुर्की की देरिंकुयु अंडरग्राउंड सिटी, भारत के पातालकोट वैली और चाइना की एर वैन डोंग केव जैसी संरचनाएं स्पष्ट संकेत हैं कि प्राचीन काल में भूमिगत नेटवर्क विकसित किया गया था। नागलोक का वर्णन उन स्थानों पर किया गया है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, परंतु वहां ऊर्जा और प्रकाश का अद्भुत स्रोत मौजूद था, जिसे आधुनिक विज्ञान आज जियोथर्मल एनर्जी और प्लाज्मा फील्ड्स के रूप में समझने लगा है। इसके अलावा डीएनए अनुसंधान में पाए गए दुर्लभ जीन और जंक डीएनए खंड यह संकेत देते हैं कि मानव और नाग जाति के बीच कभी संपर्क रहा होगा और संभवतः उनका ज्ञान और ऊर्जा संरचना हमारे जेनेटिक कोड में भी किसी रूप में समाहित हो गई। नागलोक और बाह्य अंतरिक्ष के रेप्टिलियन या सरपेंटॉइड एलियंस के विवरण में भी आश्चर्यजनक समानताएं हैं, जैसे लंबी खोपड़ी, चमकदार आंखें और उन्नत तकनीक का ज्ञान, जो यह सुझाव देती हैं कि नाग सभ्यता संभवतः किसी बहुआयामी या बाह्य स्रोत से प्रभावित थी। प्राचीन स्थल, मंदिर और गुफाओं में पाए गए सुरंग नेटवर्क और ऊर्जा चैनल्स यह संकेत देते हैं कि नागलोक ने न केवल भौतिक जीवन बल्कि ऊर्जा और चेतना का भी उत्कृष्ट नियंत्रण स्थापित किया था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नागलोक आज भी किसी रूप में मौजूद हैं, अपने ज्ञान और रहस्यों की रक्षा करते हुए, और केवल चुने हुए साधकों या जागरूक मानवों को ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार नाग सभ्यता न केवल प्राचीन इतिहास का हिस्सा है बल्कि मानव चेतना, ऊर्जा प्रणाली और भूगर्भीय रहस्यों के गहरे अध्ययन का मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी सतह पर दिखाई देने वाली वास्तविकता केवल पृथ्वी के बाहरी परत का हिस्सा है,
और उसके भीतर एक विशाल, रहस्यमय और उन्नत सभ्यता मौजूद हो सकती है। एक ऐसा लोक जो पौराणिक कथाओं, वैज्ञानिक खोजों और भूगर्भीय संरचनाओं के माध्यम से हमें लगातार संकेत देता रहा है। इस तथ्य और रहस्य के मिश्रण से यह निष्कर्ष निकलता है कि नागलोक केवल प्राचीन मिथक नहीं बल्कि मानव इतिहास और चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण और अद्भुत वास्तविकता है। और यदि हम विज्ञान, पुरातत्व और आध्यात्मिक अध्ययन को एक साथ जोड़कर देखें तो यह संभव है कि भविष्य में नाग सभ्यता का वास्तविक रहस्य पूरी तरह से उजागर हो सकता है, जिससे हमारे ज्ञान और ब्रह्मांड की समझ के आयाम और व्यापक होंगे।